दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान सैयद खलीक अहमद साहब हैं और हम इनसे गज़ा के बारे में, फ़िलिस्तीन के बारे में और ईरान के बारे में, हमास के बारे में, हिज़्बुल्लाह के बारे में और हौथियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल आज की ताज़ा खबर पर है। ताज़ा खबर ये है कि इसराइल के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं आरोन हालविया, उन्होंने 7 अक्टूबर के फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करके अपना रिजिग्नेशन दे दिया और वो रिजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट भी हो गया। तो खलीक साहब, आप ये बताएं कि ये रिजिग्नेशन का क्या सिग्निफिकेंट है और इतने दिनों के बाद ये क्यों आया है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? जी हाँ, ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंटरनेशनल सिनारियों में डिफेंस सर्कल्स में पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की, और इंटेलिजेंस चीफ थे जो हलविया साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो ये सबसे कामयाब एजेंसी मानी जाती थी कि इनको हर जगह की इन्फॉर्मेशन होती है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती थी। लेकिन जो 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास ने अटैक किया और साथ साथ में उनके 240 इसराइलियों को अगवा करके ले गए, उसमें कुछ आर्मी के लोग भी थे, मिलिट्री के भी लोग थे, तो उनको बिल्कुल कानो कान खबर नहीं पता लगी। तो ये बहुत बड़ी फेलियर थी। असल में इनको इस्तीफ़ा तो 7 अक्टूबर के बाद ही फ़ौरन दे देना चाहिए था या इनसे इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए था। लेकिन इसराइल ने अपने इंटेलिजेंस एजेंसी को, अपनी आर्मी के लोगों को डिस्करेज ना हो, डिसअपॉइंट ना हो, उसकी वजह से लग रहा है उन्होंने पोस्टपोन किया होगा। लेकिन उसके बाद भी जो एक के बाद एक सिलसिला हुआ, उसमें फेल हो गई वहाँ की इंटेलिजेंस। जैसे ईरान ने हमला किया, ईरान ने तो बता के किया था, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको उन इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। जिस तरह से ईरान के प्रॉक्सीज अभी तक इसराइल पे हमला कर रहे हैं, खास करके लेबनान से और जगहों से, तो इसमें बिल्कुल से बेनकाब हो गए कि जो इनकी एक हवा खड़ा था, जो कि ये बहुत बड़ी कामयाब एजेंसी है, वो बिल्कुल फेल हो चुकी थी। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी सरकार उनसे इस्तीफ़ा ले सकती थी। अब तो उन्होंने इस्तीफ़ा अपने आप दिया। इससे पता लगता है कि इसराइली एजेंसी कितनी कमज़ोर है और कितनी अनसक्सेसफुल रही है। आरोन हालविया ने अपने रिजिग्नेशन में ये लिखा कि मैं हर दिन और हर रात इसके बारे में एक गिल्टी कॉम्प्लेक्स में रहा और अब जो है मैं इसको ज़िंदगी भर नहीं भूल सकूँगा। तो ये जो इतना दिन इस बोझ के साथ उसने गुजारा और अब जो ये कह रहा है कि वो पूरी ज़िंदगी इसको नहीं भूल सकेगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं, इस रिएक्शन को? हाँ, बिल्कुल उन्होंने जो है बिल्कुल सही बात है कि वो नहीं भूल पाएंगे कि जिस तरह से इसराइल का ह्यूमिलिएशन हुआ है पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल लेवल पर, वो उस खित्ते का सबसे बड़ा मिलिट्री पावर अपने आप को कहता था और उसके पीछे उसकी एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस भी थी। तो उसमें वो नाकाम रहा है। इसराइल बिल्कुल बेनकाब हो गया कि वो पावर नहीं रहा है और पूरी दुनिया में उसका जो एक मिस्ट्री थी वो सब एक्सपोज हो गई है और उसमें इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट मोसाद फेल हो गया है। तो ये सब मिला करके वाकई उनको हमेशा ये चीज़ जो है वो गिल्टी कॉन्शियस फील करेंगे और उनको ये चुभता रहेगा, काटता रहेगा। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। तो ये उनकी फेलियर बताती है। अच्छा, इसराइल में आज पूरे पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा एजिटेशन हुए हैं प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के रिजिग्नेशन के लिए। और ये कहा जाता था कि नेतन्याहू सिर्फ इसलिए इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, इसलिए रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि जंग जारी है और अगर जंग के दौरान वो रिजिग्नेशन दे देंगे तो जो है वो पूरी मिलिट्री डिमोरलाइज हो जाएगी। अब जबकि इंटेलिजेंस चीफ ने रिज़ाइन कर दिया है और इसका उनको ऐसा नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई डीमोरलाइजेशन हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि अब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के रिजिग्नेशन का भी रास्ता खुल गया है और चूंकि वो हर चीज़ का क्रेडिट लेते थे तो इसके डिसक्रेडिट लेकर उनको भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ ने अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करते हुए इस्तीफ़ा दिया है, तो बेंजामिन नेतन्याहू को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए, इंटरनेशनल कन्वेंशंस का वायलेशन किया है, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन किया है। तो दुनिया को चाहिए उस पर उनके प्रेशर डाले, उनके ऊपर सैंक्शन भी लगाए कि वो इस्तीफ़ा दे दें और जो वहाँ पर गज़ा में, फ़िलिस्तीन में जो जीनोसाइड जारी है ताकि वो रुक सके। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है फ़िलिस्तीन में, जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं,
आप ये मान के चलिए कि वो कोई गज़ा के ख़िलाफ़ नहीं, जो कुछ भी वो कुछ गज़ा में कर रहे हैं वो उसके ख़िलाफ़ नहीं है। उनकी इसराइल की जो लोकल पॉलिटिक्स है वो उसकी वजह से उनसे इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। अदरवाइज़ इसराइली पब्लिक जो है वो कहीं ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हो कि गज़ा में जो जिनोसाइड है उसको रोका जाए। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ों को नहीं, लेकिन वो ये तो कह रहे हैं कि आप जो है वो हमारे जो लोग उनके पास हैं, हमारे जो मिलिट्री के लोग उनके पास एक बंदी के तौर पे, एक कैदी के तौर पे हैं, आप उनको नहीं छुड़ा सके। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कि आप उन लोगों को छुड़ा के लाएं, और चूंकि आप उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करने में फेल हो गए, इसलिए आपको रिजिग्नेशन देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसमें जो है नेतन्याहू की और उनकी आर्मी की ये बहुत बड़ी फेलियर है कि वो थोड़े से निहत्थे थे, या थोड़ा बहुत कुछ जो उनके पास छोटे मोटे आर्म्स हैं उनके ज़रिए हमास के लोग, गज़ा के लोग जो है दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्मी का सामना कर रहे हैं, और ये अपने बंदी जो लोग हैं उनको नहीं छुड़ा पा रहे हैं। वहाँ से उनका मोराल जो है नहीं डाउन कर पा रहे हैं, बल्कि मोराल उनका हमास के लोगों का बढ़ता जा रहा है। और अक्टूबर 7 से लेकर आज तक दुनिया की इतनी बड़ी आर्मी को फेस किए, उनको चैलेंज किए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी हार है नेतन्याहू की और वहाँ की आर्मी की, और वहाँ के जितना भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उन सब की हार है। बल्कि वो तमाम जो कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जो उनको हथियारों से मदद कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से मदद कर रहे हैं, ये सब की हार है। सब के सब जो है गज़ा के 22 लाख लोगों के सामने, और उसमें थोड़े से जो लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं उनके सामने सबकी ये हार है। खलीक साहब, ये बताइए कि हम लोग हमास के बारे में आगे चल के बात करेंगे, हिजबुल्लाह के बारे में बात करेंगे, हौथियों के बारे में बात करेंगे। पहले 6 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन अभी जब 6 महीने पूरे हो गए उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ। वो नया सिलसिला ये था कि दमिश्क में जो है वो इसराइल ने एक हमला किया, और उसमें जो है वो इस ईरान का जो सिफारत खाना था, ईरान की जो एम्बेसी थी, उसके अंदर उनके 7 लोग शहीद हुए, और उसमें उनके जनरल भी थे, और फिर दूसरे लोग भी थे 8। उसके बाद फिर ईरान ने जो है वो रिटेलिएट किया, और उसके बाद फिर इसराइल ने जो रिटेलिएट किया। तो ये दमिश्क, ईरान का रिटेलिएशन और इसराइल का रिटेलिएशन, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, इसराइल और ईरान के बीच में शैडो वारफेयर बहुत दिनों से चल रहा है, और उसमें इसराइल ने ईरान के जो इंटरेस्ट हैं उनमें बहुत नुकसान किया है। उनके जनरल्स को शहीद किया है, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को शहीद किया है, और जगह जगह पर हमले उन्होंने किया जो ईरान के इंटरेस्ट थे, चाहे वो इराक में हो, सीरिया में हो, ईरान में खुद हो, तो वहाँ पर ये हमला करते रहे हैं। लेकिन जो 1 अप्रैल 2024 को जो दमिश्क में, यानी दमिश्क कहते हैं, तो दमिश्क में जो ईरानियन कॉन्सुलेट पे हमला हुआ है, जो एम्बेसी होती है, कॉन्सुलेट होता है, वो उस मुल्क का एक हिस्सा माना जाता है। तो वो एक सॉवरन कंट्री माना जाएगा कि ईरान का था। तो उस पर इसराइल ने हमला करके जो हमला था वो डायरेक्ट ईरान की ज़मीन पर हमला माना जाता है। तो ये ईरान के लिए एक यह हुआ कि भाई अपनी सॉवरेनिटी को बचाना था। तो ईरान ने ये कहा कि चूंकि इसराइल ने डायरेक्टली हमारी ज़मीन पे हमला किया है बाई अटैकिंग द कॉन्सुलेट इन सीरिया, सो वी विल टेक रिवेंज और वी विल पनिश इसराइल। उन्होंने यूज़ जो वर्ड किया, पनिश करेंगे, रिवेंज तो नहीं, पनिश करेंगे, उनको हम सज़ा देंगे उसकी। तो उसको लेके पूरे यूरोप में, यूएस में, पूरी दुनिया में रिएक्शन हुआ, और ये उनको कहा कि आप रिस्ट्रेंट बरतें, ऐसा ना करें, चूँकि इसराइल का हमने नहीं किया, लेकिन इसराइल ने किया था। तो ये पहली बार ये हुआ कि अभी तक तो शैडो वार हो रहा था, ईरान प्रॉक्सीज के ज़रिए जो है इसराइल पे हमला करता था या उनको हैरेस करता था। लेबनान में जैसा कि हिजबुल्लाह है वो प्रॉक्सी है ईरान का, हूथीज़ जो हैं यमन में हैं, हमास और इस्लामिक जिहाद जो हैं वो पैलेस्टाइन में, पैलेस्टीन जिहाद ये फ़िलिस्तीन में थे, और इस तरह से इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट जो इराक में है, इन सब के ज़रिए जो है वो इसराइल को, ईरान जो है उनको जवाब देता था जो इसराइल की कार्रवाई होती थी ईरान के खिलाफ। लेकिन जब ईरान की ज़मीन पर, सरजमीन पर डायरेक्ट उसका हमला हो गया, तो ईरान ने ये फैसला किया कि अब हमें डायरेक्ट इसराइल पर हमला करना पड़ेगा। और आप ये देखिए कि इसराइल और ईरान के बीच में जो दूरी है 1000 मील की दूरी, 1000 किलोमीटर की दूरी है, तो उनका बॉर्डर नहीं है कि वो किस तरह हमला कर सके। तो उसमें ये बहुत बड़ा एक मुश्किल काम होता है।
और इसराइल अभी तक वो उसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी थी ईरान के खिलाफ, बल्कि उस एरिया का सबसे बड़ा मिलिट्री पावर और दुनिया की सबसे बड़ी तमाम बड़ी आर्मीज़ में से इसराइल की सबसे बड़ी आर्मी मानी जाती थी, और उसका पूरी दुनिया में बड़ा रोब था कि बहुत बड़ा, उसको कोई हरा नहीं सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन में ईरान ने डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट अब इसराइल पर हमला करेंगे, और पूरी दुनिया कह दिया, यानी ईरान अकेला मुल्क है दुनिया में जिसने अमेरिका को कहा कि आप इस मामले में नहीं आएंगे, अगर आप आए तो आपके इंटरेस्ट भी जो है सेफ नहीं होंगे जो मिडिल ईस्ट में है। ये इस तरह की वार्निंग ना रशिया ने दी है अमेरिका को, ना चाइना ने आज तक दी है। ये बहुत बड़ा कदम है ईरान का था, जो जिसने यूएस को चैलेंज किया, तो यूएस ने अपने आप को दूर रखा। लेकिन ईरान ने कहा कि हम हमला करेंगे अपने टाइम पर, अप्रोप्रिएट टाइम पर, और जब हमला किया तो फ़ौरन बता दिया कि हमने हमला किया है। अब उसमें आप ये देखिए कि इस तरह से पूरी दुनिया में इसराइल का जो हवा था वो ख़त्म हो गया। अब जब इन्होंने 300 ड्रोन तकरीबन छोड़े इसराइल की तरफ, और क्रूज़ मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो दोनों अलग अलग होते हैं। कोई मिसाइल से जो है बैलिस्टिक हाई लेवल पे जाती है, क्रूज़ लो लेवल हाइट पे जाती है। तो लेकिन जब ईरान ने चूँकि पहले ही अनाउंस कर रखा था, तो यूएस और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, क्रिश्चियन पावर्स हैं, उनके जो सेंटर से मिडिल ईस्ट में, वो तैयार थे कि अगर ईरान हमला करे तो हम उनकी मिसाइल्स को शूट कर देंगे रास्ते में। तो अमेरिका ने और यूके ने उनकी मिसाइल्स को, ड्रोन्स को रास्ते में शूट किया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मिसाइल्स और कुछ ड्रोन्स जो है इसराइल में जा कर के वहाँ पर गिरे, और वहाँ पर उन्होंने हमला करने में कामयाब हुई अपने टारगेट में। तो एक तो ये होता है कि बगैर यूएस के और बगैर क्रिश्चियन यूरोपियन पावर्स, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्रिश्चियन, बगैर क्रिश्चियन यूरोपियन पावर्स के, बगैर क्रिश्चियन यूएस के इसराइल कुछ भी नहीं है। लेकिन इसराइल का जो था कि उसके पास आयरन डोम है, वो सब कुछ काउंटर करता है, शूट कर देता है मिसाइल्स को, ड्रोन्स को। तो उनके जो आयरन डोम था वो नाकामयाब हो गया, बहुत सारे ड्रोन्स वहाँ पर गिरे, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया, मिसाइल्स ने भी वहाँ पर जाकर के अपने टारगेट को हिट किया। तो इससे पता लगा कि इसराइल कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल जो एरेना में इसराइल की पोजीशन इतनी ख़राब हो गई है कि इसराइल अपने आप में मिलिटरली कुछ नहीं है, बगैर अमेरिका, बगैर यूएस, बगैर फ्रांस की। अच्छा, आम तौर से जो इस तरह का हमला होता है, ख़ुद इसराइल ने जो हमला किया था, तो उसने बग़ैर बताए अचानक रात में हमला कर दिया या दिन में हमला कर दिया, और लेकिन ईरान ने पहले उसको डिक्लेयर किया। और एक ये है कि इसराइल जो गज़ा पे हमले कर रहा है तो वो सिविलियंस को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, लेकिन ईरान ने सिविलियंस को निशाना बनाने के बजाय मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया। तो ये जो फ़र्क है कि अनाउंस करके हमला करना और सिविलियंस के बजाय मिलिट्री बेसिस को अटैक करना, ये जो दोनों में जो डिफरेंस है स्ट्रेटजी का, ये क्या मैसेज कन्वे करता है? वाकई बात जो आपने कही, बड़ी अच्छी बात कही। जो कुछ इसराइल कर रहा, सिविलियन पर अटैक कर रहा है, तो इससे लगता है कि वहाँ की जो इसराइली आर्मी है, इसराइली स्टेट है, ये एक टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट आर्मी है। क्योंकि कोई भी जिम्मेदार आर्मी, कोई भी जिम्मेदार मुल्क वो बच्चों पे, औरतों पर, बूढ़ों पर, अस्पतालों पे, स्कूलों पर हमला नहीं करता, रिलीफ और एड वर्कर्स पे वो हमला नहीं करता। ये तमाम जो जंग के कानून हैं, मॉडर्न जो लॉज हैं, वारफेयर लॉज हैं, और इससे पहले भी है, सब जगह पर यह है कि बच्चों पे, औरतों पर, जो और दूसरे जो लोग हैं, अस्पतालों पे, स्कूलों पे हमला नहीं किया जाएगा, फसलों पे हमला नहीं किया जाएगा, सिविलियंस पे हमला नहीं किया। लेकिन ये सब करके, इन पे हमला करके इसराइल ने ये दिखा दिया कि हम एक बहुत ही गैर जिम्मेदार मुल्क हैं, और हमारी आर्मी जो है टेररिस्ट आर्मी है। और इसके बरक्स ईरान ने जो कुछ किया, ईरान ने ये पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं। हम कोई एक्शन जो है इमोशन में आकर के, गुस्से में आकर के नहीं लेते हैं, बल्कि बहुत सोच समझ के करते हैं। और हमारा टारगेट सिविलियन नहीं है, बच्चे नहीं हैं, औरतें नहीं हैं, बल्कि हमारी जो जंग है वो मिलिट्री से है, इसराइली आर्मी से है। इसीलिए उन्होंने उनको टारगेट किया। तो ईरान ने अपनी सिर्फ मिलिट्री सुपीरियरिटी को ही प्रूव नहीं किया, बल्कि अपनी मोरल सुपीरियरिटी, जो कि इस्लाम में सिखाया गया है कि आपको सिविलियंस को अटैक नहीं करना है, बच्चों को नहीं, औरतों को नहीं करना है, तो उन्होंने इस चीज़ को लाके दिखा दिया कि इस्लामिक लॉज ऑफ वॉरफेयर वो डिफरेंट हैं लॉज ऑफ वॉरफेयर जो इसराइल फॉलो करता है। इस्लामिक लॉज है कि लड़ाई होने के बावजूद भी वो तमाम वसूलों का, इंसानी और अखलाकी वसूलों का ख्याल रखता है। वो ईरान ने ये सब कुछ दिखा दिया, डिमॉन्स्ट्रेट किया है। ये इस्लाम की सुपीरियरिटी भी बता दी है दूसरे जो कानून है उसके ऊपर,
और ख़ुद ईरान की जो मॉरल सुपीरियरिटी और उनकी मिलिट्री सुपीरियरिटी भी उन्होंने दुनिया के सामने पेश कर दी। अच्छा, 7 अक्टूबर के बाद 6 महीने से ज़्यादा गुजर गया है। अभी आपने कहा कि ईरान जो है वो अपने प्रॉक्सीज़ के साथ रिएक्ट करता है या रेजिस्ट करता है, जो इसमें इराक की जो है वो रेजिस्टेंस की बात आपने कही और हौथियों की बात कही, हिजबुल्लाह की आपने बात कही। तो ये जो प्रॉक्सीज़ हैं जो लबनान में हैं या ये कि इराक में हैं या ये कि यमन में हैं, तो ये किस तरह से इसराइल को काउंटर कर रहे हैं और किस तरह से उसका जो जुल्म है, उसका जो अत्याचार है गज़ा के लोगों पे, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ इस समय ईरान ने अपने प्रॉक्सीज उस वक्त खड़े किए जब यूएस और इसराइल ईरान के बॉर्डर पे पहुंच गए और इनके अलाइज, खास करके अफ़गानिस्तान में जब वॉर शुरू किया यूएस ने और पूरे नेटो, पूरा क्रिश्चियन आर्मीज़ वहाँ पर पहुँच गई नेटो की और पूरा वहाँ पर हमला किया। दूसरा, इराक में यूएस फोर्सेस प्रेजेंट हैं, यानी ईरान के बॉर्डर पे हैं। इसराइल जो है सीरिया के बॉर्डर पर, लेबनान के बॉर्डर पर है और वो लोग उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो पूरा पेनिट्रेट किए हुए हैं यूएस आर्मी में, यूएस इंटेलिजेंस में। उसी दौरान जबकि यूएस और नेटो फोर्सेस अफ़गानिस्तान में हमला कर रहे थे, अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे है ईरान के, तो यानी अमेरिकन फोर्सेस ईरान के बॉर्डर पर दो तरफ से, एक तो अफ़गानिस्तान की तरफ से, दूसरा इराक की तरफ से बॉर्डर पे, और उसके अलावा उनकी प्रेजेंस सीरिया में भी। तो अब उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे भी बार बार हमले होते रहे हैं, उनके इंजीनियर्स पे हमले होते रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए ईरान, चूँकि डायरेक्ट वॉरफेयर हमेशा मुमकिन नहीं होता है, और जब एक आधी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, तो उन्होंने फिर प्रॉक्सीज अपने तैयार किए, इराक में तैयार किए, लेबनान में तैयार किए, उधर हुथीज़ को तैयार किया यमन में, और फ़िलिस्तीन में तैयार किया, और उनको हथियार देकर, ट्रेनिंग दे करके और फंडिंग करके उनको तैयार किया ये सब करने के लिए। तो वो लगातार, तो ये इस तरह का ये कोई नई जंग ईरान और इसराइल के बीच में नहीं हो रही है। ये अभी शैडो वॉर जिनको हम कहते हैं कि ईरान जो है, क्योंकि एक इन लोगों के मुकाबले में पूरे यूरोप, अमेरिका और इसराइल के साथ तो अकेले जंग नहीं कर सकता था, तो उन्होंने इस तरह से प्रॉक्सीज तैयार किए ताकि इनको रोक दिया जाए, ईरान की तरफ जो ना बढ़ें, और बढ़ेंगे तो उससे पहले उनको प्रॉक्सीज से जंग करना पड़ेगा, और वो मुमकिन फिर उनके लिए नहीं होगा। ये ईरान का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक, जो हम कहेंगे डिटरेंस, उन्होंने इस्तेमाल किया कि डिस्करेज किया इन लोगों को अटैक करने से। ये बहुत बड़ा उनका मिलिट्री जो स्ट्रेटजी थी, और उसमें वो अभी तक कामयाब रहे हैं। आपने ये कहा कि भाई ये जो हिजबुल्लाह है या ये जो हौथी हैं, ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ख़ुद इसराइल जो है वो यूएस का एक प्रॉक्सी है, जिसको कि ला के मिडिल ईस्ट में डाल दिया गया ताकि ये जो गल्फ़ की सारी कंट्रीज़ है इनको जो है वो डराया धमकाया जा सके या उनको ब्लैकमेल कर सके? जी हाँ, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि इसराइल जो है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ का, यूरोपियन पावर्स का वो प्रॉक्सी है। इसीलिए यूएस और यूरोपियन पावर्स को कह रहे हैं कि हम तमाम वो इंटरनेशनल कन्वेंशन का, लॉज का वो वायलेशन कर रहा है फ़िलिस्तीन में, गज़ा में। इसके बावजूद भी वो उन पर सैंक्शंस नहीं लगा रहे हैं, उसको कंडेम नहीं कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मुस्लिम दुनिया है, ये अरब मुस्लिम वर्ल्ड है, इनको कंट्रोल में रखा जा सके। क्योंकि इस वक्त देखा जाए अगर कोई सुपर पावर है तो वो जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, और उनका टकराव सीधे इस्लामिक मुस्लिम वर्ल्ड से हो रहा है। तो इन लोगों को दबाने के लिए ये मिलिटरली बहुत पावरफुल ना हो जाएं, ये कहीं इस पोजीशन में ना हो जाएं कि यूएस और यूरोपियन पावर्स को थ्रेटन कर सकें या उनके इंटरेस्ट को इस मिडिल ईस्ट में और आसपास नुकसान पहुंचा सकें। इसलिए उन्होंने 1947 और 1948 में वहाँ पर एक इसराइल वहाँ पर लाके बसा दिया, पूरे दुनिया के यहूदियों को वहाँ लाके बसा दिया फ़िलिस्तीन में, और जो वहाँ के ओरिजिनल रहने वाले थे उनको हटा दिया, मार दिया गया, उनका जीनोसाइड किया गया, और वहाँ पर ला करके इन यहूदियों को बसा दिया गया और इनको हथियार दिया गया, इनको फ़ौरन रिकॉग्नाइज़ किया गया। और अभी तक अमेरिका और तमाम यूरोपियन पावर्स मदद कर रहे हैं, जबकि इसराइल 7 अक्टूबर से लेकर आज तक गज़ा में जीनोसाइड फ़िलिस्तीनियों की कर रहा है। इसके बावजूद भी अमेरिका उनको हथियार सप्लाई कर रहा, फ्रांस सप्लाई कर रहा, यूके सप्लाई कर रहा हथियार, और अभी कल ही वहाँ पर यूएस पार्लियामेंट ने उनके लिए बजट भी सैंक्शन किया है, उसमें $26 बिलियन जो है जो सैंक्शन किया है, डिस्पाइट कि वहाँ की अपोजिशन पार्टी ने उसकी मुखालफत की। इसके बाद भी इसराइल के लिए उन्होंने उसमें
तमाम फूड और तमाम चीज़ों के बाद हथियार भी शामिल है कि उनको हथियार भी दिया जाएगा। तो ये जो है एक तरह का वो मुस्लिम वर्ल्ड के पर कंट्रोल रखने के लिए ये यूएस और यूरोपियन पावर्स का प्रॉक्सी है वहाँ पर मिडिल ईस्ट में। ये बिल्कुल आपने बात सही कही। ये जो आप कह रहे हैं कि इसराइल के साथ जो है वो यूरोप की कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इवन जर्मनी है और यूएस है, लेकिन फ़िलिस्तीन के साथ भी हम देखते हैं कि ईरान है और ईरान के साथ हम देखते हैं कि रशिया है, रशिया के साथ हम देखते हैं कि चाइना खड़ा है। तो फ़िलहाल तो ऐसा दिखाई देता है कि जो दुनिया की पावर सुपर पावर में जहाँ यूएस है तो उसके बराबर में चीन है। अगर आप जो है वो फ्रांस को लें और ब्रिटेन को, दोनों को मिला के ले लें तो उससे ज़्यादा ताकतवर जो है वो रशिया अकेला है। और फिर ये कि दूसरी कंट्रीज़ भी जब सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ तो वहाँ भी हमने देखा और जनरल असेंबली में भी हमने देखा कि दुनिया की बड़ी आबादी, दुनिया के मैक्सिमम ममालिक जिसमें इंडिया भी शामिल है, वो जो है वो फ़िलिस्तीन के साथ है, वहाँ पर जो है वो जंग बंदी कराना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये एकतरफा चीज़ है कि ये बैलेंस बराबर हो रहा है? आपने बात सही कहा, लेकिन असल में ये इसमें बैलेंस नहीं है। जब यूएस, यूके, फ्रांस और जर्मनी, इनका जो सपोर्ट इसराइल को है अनकंडीशनल है, और ये सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं है बल्कि आर्म्ड सपोर्ट है। वो अपनी आर्मी भेजने को तैयार हैं और अपने हथियार इनको लगातार वही सप्लाई कर रहे हैं, यूएस और यूरोपियन पावर सप्लाई कर रहे हैं। और यूएन में जो कुछ भी रेजोल्यूशन आते हैं आर्मी के ख़िलाफ़ तो वो वीटो कर देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। इसके बरअक्स जो ईरान के जो साथ जो है रशिया है, चाइना है, इनकी सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट ही ईरान को हासिल है। चाइना से उनको हथियार नहीं कोई डायरेक्ट मिल रहा है, उनकी आर्मीज़ वहाँ पर नहीं ईरान के लिए फ़ाइट करने के लिए वहाँ तैयार हैं, मतलब वहाँ पर डिप्लॉयड नहीं है। रशिया का भी सपोर्ट डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, या कुछ उनको जो फाइटर जेट्स वगैरह सप्लाई करते हैं, लेकिन आर्म्ड सपोर्ट जिस तरह का जिस तरह की अमेरिकन आर्मी वहाँ पर है, यूके की आर्मी है, उस तरह से उनकी आर्मी ईरान के लिए के आसपास कोई डिप्लॉयड नहीं है कि जो यूएस को थ्रेटन करें और कहेंगे अगर आपने हमला किया तो हमारी भी आर्मी आप इनके साथ खड़ी होंगी और आपसे मुकाबला करेंगी। तो दोनों में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आखिरी सवाल ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो 7 अक्टूबर से शुरू हुआ, और उस पर जो है ये दो वाक़यात, यानी एक तो ईरान का हमला और दूसरे ये जो इंटेलिजेंस चीफ का रेजिग्नेशन, इन दोनों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप क्या देखते हैं कि आगे क्या आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? असल में इसमें जो इंटेलिजेंस चीफ का जो रेजिग्नेशन है, या इसराइल का जो कहेंगे लिमिटेड हमला ईरान पर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होंगी वो इसराइल की पॉलिसी, जो मिलिट्री पॉलिसी है और उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, और उस पर चूँकि वो अपने आप, जैसे हमने बात कही कि ये प्रॉक्सी है यूएस का और यूरोपियन पावर्स का, तो जो कुछ भी यूएस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो यूरोपियन पावर्स डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से इनकी स्ट्रेटजी होगी कि ये वॉर रोकेंगे, ख़त्म करेंगे या कंटिन्यू करेंगे, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। इसराइल अपने आप जो कुछ भी पहले रहा, लेकिन इस वक्त अपने आप में इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट कोई फैसला कर सके। लेकिन जो कुछ भी अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं कि ईरान ने जिस तरह इसराइल की ज़मीन पे हमला किया, इसराइल ने जो रिटेलिएट किया, जो अखबारों में आया है कि इस्फहान जो उनकी मिलिट्री फैसिलिटी है वहाँ पर किया है, इससे एक बात ये साबित हो गई है कि एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं इस वॉर को, और इसको यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं, या कोई हल्का फुल्का चलता रह गया, जैसे पहले शैडो वॉर चल रहा था, उसी तरह से होगा। ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन एस्केलेट नहीं होगा, ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और इस बात को अमेरिकन्स ने भी है क्लियर कर दिया है इसराइल को कि आप एस्केलेट ना करें, वरना हम आपके साथ नहीं आएंगे ईरान के साथ जंग में। और जो कुछ मैंने अभी ईरानियन न्यूज़पेपर्स में उनकी वेबसाइट पर पढ़ा है, तो उनके भी मिलिट्री जर्नल्स ने कहा है कि हम इसी पे भी ख़त्म कर दें, हम इसको एस्केलेट ना करें। अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी आर्मी बिल्कुल पावरफुल है, तैयार है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको एस्केलेट ना करें। ये वहाँ पर बार बार लोग अपने मज़ामीन में लिख रहे हैं। लेकिन ये मैं थोड़ा आपके इस सवाल से और आगे मैं चलता हूँ कि आखिर इसराइल ने हमला वहाँ पर क्यों किया, सीरिया में ईरानियन कॉन्सुलेट पर, एम्बेसी पर,
जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि जो इस वक्त जंग चल रहा है यूक्रेन में, वहाँ पर रशिया पूरी तरह से भारी पड़ रहा है और रशिया इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहा है, उसको लगातार हथियार की सप्लाई हो रही है और वो ज़्यादातर जो हथियार है रशिया के पास इस वक्त वो ईरानियन वीपन्स आ रहे हैं, ईरानियन ड्रोन्स, ईरानियन मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ईरान पर छोटा मोटा हमला करके ईरान के अंदर एक दहशत पैदा कर दी जाए कि इसराइल कभी भी हमला कर सकता है ईरान पर, तो ईरान जो है अपने हथियार रूस को देना बंद कर देगा या कम कर देगा, क्योंकि उसको अपनी हिफाजत के लिए भी जो है हथियार रखने पड़ेंगे। तो ये जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो मिडिल ईस्ट के जो इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना, उनका एक तजिया है और इसी वजह से अब रशिया घबरा भी गया है। रशिया अभी तक जितने 7 अक्टूबर से जो चल रहा था इसराइल का जिनोसाइड वॉर, रशिया बोलता तो था लेकिन है कि डायरेक्टली इसराइल के खिलाफ किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं आया था। लेकिन अभी जब ये चीज़ें हुई कि इस ईरान पे हमला कर दिया गया, तो रशिया समझ गया कि अब ईरान से हम ज़्यादा हथियार जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अपनी भी डिफेंस करनी है अपने मुल्क की जो है। तो उसने इसराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में जो एक रेजोल्यूशन आया था कि रमज़ान के दौरान सीज़ फायर किया जाए, और लेकिन उस रेजोल्यूशन को अमेरिका ने और यूके ने वीटो कर दिया था। और वो रेजोल्यूशन यूएस की तरफ से आया था कि चूँकि इसराइल ने इस प्रपोजल को कि सीज़ फायर हो जाए रमज़ान में, इसराइल ने वायलेट किया और लगातार वायलेट कर रहा है। तो जब कभी यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस को कोई वायलेट करता है तो उसके खिलाफ कम से कम सैंक्शंस लगाए जाते हैं एज ए पनिशमेंट। तो रशिया ने डिमांड किया कि इसराइल को पनिश करने के लिए सैंक्शंस को जो वायलेट किया, तो इनके ऊपर जो है सैंक्शंस लगाए जाए, कोई पाबंदी लगाई जाए। लेकिन यूएस यूके ने उसको वीटो कर दिया। तो ये इस जो रशिया का जो कदम था इसराइल के खिलाफ डायरेक्ट, तो ये इस बात को साबित करता है कि इसराइल का जो अटैक ईरान एम्बेसी पर था वो रशिया के इंटरेस्ट के खिलाफ था, क्योंकि रशिया को वीपन्स ईरान से मिल रहे थे। अब वो वीपन सप्लाई में कमी आ जाएगी और हो सकता है कि रशिया की लड़ाई जो है यूक्रेन के खिलाफ कमज़ोर पड़ जाए और यूएस और यूरोपियन पावर जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं उसमें उनको कामयाबी मिले। हम तो अभी तक यही सुनते आ रहे थे कि पूरी दुनिया में अगर कहीं पे वेपन सप्लाई होता है तो वो या तो यूरोप की तरफ से होता है या ये कि इसराइल की तरफ से होता है। आज तक कभी ये बात सुनने में नहीं आई थी कि इनके अलावा भी कोई ऐसा मुल्क है कि जो किसी और को, बल्कि खुद एक यूरोपियन कंट्री को, रशिया को भी आप ईस्टर्न यूरोप का एक कंट्री कह सकते हैं, तो वो ईरान का एक यूरोपियन कंट्री को हथियार सप्लाई करना, ये एक नई खबर है। तो इसका क्या मैसेज? ये अरे दुनिया में जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज और जो मिलिट्री जो वॉरफेयर है उसमें ये दिखाता है कि कितने चेंजेस इस वक्त आ गए हैं। अब यूरोप या अमेरिका कोई एक्सक्लूसिव वो कंट्रीज़ नहीं रह गए कि जो सिर्फ हथियार बनाते हैं, हथियार बेचते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ जो है पिछले 2 डिकेड्स में या कहा जाए जो सामने आ गए हैं और जिन्होंने मिलिट्री वेपन्स बनाना शुरू कर दिया है। बावजूद इसके कि अमेरिका ने उन कंट्रीज़ पे बहुत दबाव डाला, सैंक्शंस किया है। जैसे तुर्की है, तुर्की भी बहुत सारे मिलिट्री जो वेपन्स बनाता है और पूरी दुनिया में सप्लाई भी करता है, बेचता है। और अभी ये जो नई चीज़ आई है कि ईरान बहुत दिनों से वेपन्स वो तैयार कर रहा है, बना रहा है। लोगों को लगता था कि नहीं, 40 साल से इसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लगे हैं, पूरी दुनिया से इनका रिश्ता कटा हुआ है, तो ये तो कमज़ोर हो गए हैं, ये कैसे तरक्की करेंगे। लेकिन इन तमाम सैंक्शंस के बावजूद 1979 में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन आई ईरान में, उसके बाद से ईरान में जितना ग्रोथ हुआ है, मिलिट्री, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, वो अनप्रेसिडेंटेड है, बावजूद इसके कि उसके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। और ईरान आज दुनिया का बहुत बड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना हुआ है और वो अपनी तमाम मिलिट्री की ज़रूरतें खुद पूरी करता है, वो लोगों पर डिपेंड नहीं करता है। और वो सप्लाई कर रहा है इनको बहुत, जब से वार शुरू हुआ रशिया से, तो रशिया को लगातार वो वेपन्स सप्लाई कर रहा है। हो सकता है दूसरे कंट्रीज़ को भी सप्लाई कर रहा हो, जैसे सीरिया में है, सीरिया के पास कोई और सोच, सीरिया में को सप्लाई कर रहा है, और भी कुछ छोटे मोटे कंट्रीज़ और फिर अपने जो प्रॉक्सीज है उनको सप्लाई कर रहा है। तो ये पूरा जो इक्वेशन था, ये जिसमें कि सुपीरियरिटी थी यूरोप की
और ये क्रिश्चियन यूरोप की आई से दैट कि वो सुपीरियरिटी उनकी ख़त्म हो गई है, अब वो उसमें वीक पड़ गए हैं। अब यूएस जो है या ये लोग ये कहा जाए कि ये सुपर पावर नहीं रह गए हैं, बल्कि ये डिक्लाइनिंग पावर हैं। ईरान ने जिस तरह से अपनी कैपेबिलिटी को, मिलिट्री कैपेबिलिटी को जो लोगों के सामने पेश किया, और जिस तरह से पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका यूक्रेन में रशिया के सामने हारता हुआ नज़र आ रहा है, तो यूएस और यूरोप ये सुपर पावर नहीं रहेगा, ये डिक्लाइनिंग पावर हैं। और उनके सामने एक अकेला मुल्क रशिया इनको जो है दबाए हुए है कि अगर यूएस ना हो तो पूरे रशिया पूरे यूरोप में घुस जाएगा। तो ये इस बात को साबित करता है कि अब ये कमज़ोर हो गए हैं, ये सुपर पावर नहीं है, बल्कि ईरान जैसे मुल्क हैं जो सामने आ गए हैं, इनकी जो सुपीरियरिटी उसको चैलेंज कर दिया है। हम लोग पहले सवाल की तरफ जाते हैं। आरोन हलविया जो इंटेलिजेंस चीफ हैं इसराइल के, और उन्होंने जो रिजिग्नेशन दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि अब जो नेतन्याहू है इसका इस्तीफ़ा कब आएगा, और इस्तीफ़ा देने के बाद इसका क्या होगा? क्या इसके ऊपर वार क्रिमिनल के तौर पे मुकदमा चलेगा? क्या इसको इसराइल के लोग जेल भेज देंगे उसके करप्शन की वजह से, या ये कि ये अमेरिका में जा कर के जो है वो ऐश करेगा? जी हाँ, अब इनका जो इंटेलिजेंस चीफ के इस्तीफे के बाद यही उम्मीद की जा रही है कि नेतन्याहू भी इस्तीफ़ा देंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले सवालों में बताया कि वहाँ पर इसराइल में जो कुछ भी होगा वो अमेरिकन पॉलिसी, अमेरिकन डिसीजन के बाद ही होगा। जब तक कि अमेरिका दबाव नहीं डालेगा उनको इस्तीफ़ा के लिए, तब तक नेतन्याहू इस्तीफ़ा नहीं देंगे। लेकिन और दूसरी चीज़ है कि उनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वॉर क्राइम का केस चलेगा, और कुछ कंट्रीज़ ने केस कर भी रखा है। अलावा ये कि अरब कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ उसमें शामिल नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो जिनके लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो खामोश बैठे हैं। वो इतनी ताकत नहीं है कि वो जाकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस करें, और दूसरे जैसे साउथ अफ्रीका ने और दूसरी कंट्रीज़ ने उनमें केस किया है। तो हमें लग रहा है कि ये शायद अब जो कुछ भी ईरान और इसराइल का जो आपस में अटैक हुआ है, काउंटर अटैक हुआ है, और जिस तरह से ये बेनकाब हो गया है, यूएस भी एक बेनकाब हो गया है कि ये डबल स्टैंडर्ड प्ले कर रहा है कि जब ईरान अटैक करता है तो उसके ऊपर पाबंदियां लगाते हैं यूएस और यूरोपियन पावर्स, और जब इसराइल अटैक करता है तो उसके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं लगती हैं। तो ये चूँकि बेनकाब हो गए, इतने दिनों तक नहीं चलेगा, जो दुनिया अब एक गांव बन गया है, एक छोटा सा विलेज बन गया है। तो सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका जो है वो डबल स्टैंडर्ड प्ले कर रहा है। यूरोपियन पावर्स जो है ये दोहरा उनका स्टैंडर्ड है ह्यूमन राइट्स के बारे में और तमाम राइट्स के बारे में। तो उम्मीद यह है कि चूँकि अगर ये अलाउ करेंगे नेतन्याहू को बहुत दिनों तक वहाँ पर कंटिन्यू करने के इसराइल में, तो इससे अमेरिका की पोजीशन बहुत कमज़ोर होगी इंटरनेशनल अरेना में। तो हमें लगता है कि अमेरिका दबाव डालेगा कि नेतन्याहू रिज़ाइन करें और वहाँ पर दूसरी सरकार बने। दोस्तों, ये थे सैयद खलीक अहमद साहब, जो हमारे साथ मिडिल ईस्ट के बारे में, गज़ा के बारे में, फ़िलिस्तीन के बारे में, और बल्कि पूरे जो ग्लोबल एरेना में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। ये इतना वास्ट टॉपिक है कि इस पर जो है वो हम घंटों बात करें तो भी बात पूरी नहीं होगी, लेकिन आपने इस बातचीत के लिए वक्त समय निकाला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हम आइंदा भी आपसे इस तरह के इश्यूज़ पे बात करते रहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर सलीम साहब, आपने मुझे मौका दिया।